याद करने की मूड में रहती ही नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है। नहीं सर ऐसा। तो परागकण भैया, जो पराग कोश से प्रतिकाग में स्थानांतरित होता है, संरचना उसको परागकण बोल रहे हैं भैया। परागकण 60% आवर्त विषयों में 2 कोश की अवस्था मुक्त होता है। परागकण 2 कोश के होता है, ठीक है। परागण किस किस में होता है भाई? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, बीजीय पादपों में होता है परागकण। जिम्नोस्पर्म में तो केवल वायु द्वारा ही होता है, केवल वायु द्वारा ही परागण। परागण किस लिए आवश्यक है? परागण इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर परागण नहीं होगा तो नर और मादा युग्मक एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि पराग कोश से जो नर युग्म उद्भिद है वो स्थानांतरित होगी, और जब परागकण का अंकुरण होगा उस समय वहां पे एक जननीय कोशिका होती है जो विभाजित होकर 2 नर युग्मक बनाती है। तो अगर परागकण ही नहीं होगा तो वो नर युग्मक कैसे बनेंगे, और नर युग्मक नहीं बनेंगे तो निषेचन नहीं हो सकता। तो पुष्पीपद और नर मादा युग्मक अचल होते हैं, तो नर युग्मक जो है वो किसके द्वारा स्थानांतरित होंगे? परागण द्वारा। अब सीधी सी एक बात पकड़ लेना भाई, ध्यान से सुन लेना। अगर कोई पादप है उसमें द्विलिंगी, सही मेरे सिर में दर्द, मतलब मैं है ना टेंशन में आ चुका हूँ। टेंशन मतलब मेरा भारी हो चुका सिर इस बात से, यार ये स्टूडेंट एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं और उसमें इतना कंफ्यूज। सही में यार बहुत सरल बात थी ये, और पिछली क्लास में हमने बात करी है इसके बारे में, और फिर भी आप लोग अगर आंसर नहीं दिए तो, क्योंकि दो हाथों से ताली बजती है भाई। देखो एक हाथ से नहीं बज सकती, दोनों से ही बजती। नहीं पढ़ाई हुई बात हो जब तो चलो हम कोई बात नहीं, पढ़ाई हुई बात और बहुत बार पढ़ा दी हो तो। और मेरे साथ है ये, मैं साइकोलॉजिकल डाउन हो जाता हूँ। पढ़ाने का मॉडल चेंज हो गया, नहीं हो गया, बोलने का स्टाइल चेंज हो गया, जोश नहीं है मेरी आवाज, ये सच बोल रहा हूँ मैं। आपको हकीकत बताओ, कोई टीचर ऐसे स्पष्ट नहीं, मैं बोल रहा हूँ। मेरी मतलब मुझे है ना बोलना ये बड़ा भारी भारी सा लग रहा है कि जैसे मैं जबरदस्ती बोल रहा हूँ, ऐसा फील हो रहा है मेरे। क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए आपको मुझसे। मैं भूल गया था, मैं आगे से नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, भूल जाता हूँ। मैंने प्रण लिया था कि आपकी क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, और मैं बड़ा खुश होकर पढ़ा भी रहा था। आज गलती कर दी मैंने, मैं आपसे फिर दोबारा नहीं पूछूंगा। आप मुझे बोल दिया करो सर आप हमसे क्वेश्चन मत। अगर सपोज करिए एक कोई पादप, उसमें द्विलिंगी पुष्प है, और उसी पादप के वो उसी पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प के स्त्री केसर पर अगर परागकण स्थानांतरित होता है तो उसको बोलते हैं हम परागण। अगर कोई पादप है उस पे दो भिन्न पुष्पों के मध्य परागण हो रहा है तो उसको कहेंगे हम सजात पुष्पीय जुटनोगेमी। अच्छा अब उसमें क्या है, ध्यान से सुनिएगा भाई, कि जो तो एक ही पादप के दो भिन्न पुष्पों के मध्य परागकण होता है तो उसको बोलते हैं सजात पुष्पी परागण है, जुटनोगेमी। ठीक है, क्लियर है? और पढ़ाना पड़ेगा यार, क्यों सिलेबस डाउन मेरे से बहुत मुश्किल, मतलब रियल यार, मैं तो फील कर सकता हूँ कोई चीज। तो एक ही पादप के दो भिन्न पुष्पों के मध्य परागण होगा तो उसको हम कहेंगे सजात पुष्पीय जिटोनोगेमी। ठीक, क्लियर? आगे से तुम्हें है ना जो, प्लीज यार मुझे याद दिला देना, मैं अगर गलती से कभी क्वेश्चन पूछूं ना आपसे, मैं आप लोगों के पास नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का मतलब है खुद का मुंड सेट करना। और पूछते हैं सिंपल सी बात पूछते हैं, वो नहीं बताते हो ना, तो रियली में बहुत सिंपल बात थी। जैसे कोई 12वीं का बच्चा आ जाए और उसे एबीसीडी बोलने का, और वो एबीसीडी नहीं बोल रहे, तो बताओ वो मास्टर कितना शॉकिंग होगा। कोई बात मेरे लिए थी ये जो क्वेश्चन था वो 12वीं के बच्चे से एबीसीडी पूछने के बराबर। ठीक, तो इसलिए मैं ज्यादा टेंशन में आ रहा हूँ। ठीक है, एक ही पादप के दो भिन्न पुष्पों के मध्य अगर परागकण होगा तो उसको हम कहेंगे सजात पुष्पीय जिटोनोगेमी। ठीक, क्लियर? अब वो चाहे एक लिंगी पुष्प है, यानी एक पादप पे सपोज करो जैसे उभयलिंग से पादप है, अलग अलग लिंग के एक लिंगी पुष्प हो, या हो सकता है द्विलिंगी पुष्प भी हो।
लेकिन दो भिन्न पुष्पों के मध्य हो रहा तो उसको हम क्या कहेंगे, सजात पुष्पी। और अगर दो भिन्न पादपों के मध्य हो रहा है, दो भिन्न पादपों पुष्प मध्य हो रहा, चाहे उस पर दोनों भिन्न पादप एक लिंगी पुष्प या द्विलिंगी पुष्प, लेकिन अगर दो भिन्न पादपों में मध्य हो रहा तो उसको कहेंगे पर परागण या पर निषेचन। बात क्लियर है सबको? आगे बात। अब मुझे एक बार बताओ भाई, स्वयं परागण में क्या हो रहा है? स्वयं परागण में एक ही पादप के दो पुष्पों के मध्य हो रहा, तो बताओ आनुवांशिक रूप से भी समान है या नहीं? रूप समान होंगे। अब सजात पुष्प में बताइए भाई क्या हो रहा? परागकण एक पुष्प से पुष्प स्थानांतरित हो रहा, नहीं हो रहा? ठीक, क्लियर? तो परागकण स्थानांतरण की दृष्टि से देखें तो बताओ पर परागण है या नहीं है? लेकिन अगर आनुवांशिक दृष्टि से देखें तो कौन सा परागण है? ये स्वयं परागण, क्योंकि आनुवांशिक रूप से समान है या नहीं? बात क्लियर सब? तो पूरी पीडीएफ भी लिख रहा है क्या आप लोग? पराग के स्रोत के आधार पर ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी और जीनोगैमी, स्वयुग्मन, सजात पुष्पी और पर निषेचन। वैसे पर परागण बोला जाता है एलोगैमी। एलोगैमी बोल दो, जीनोगैमी बोल दो, एक ही बात है। ठीक, तो एक ही पुष्प के पराग को वर्तिकाग्र पर, यानी समान पुष्प के पराग को से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण का स्थानांतरण। सजात पुष्पी, अगर सपोज करो एक ही पादप उसके दो भिन्न पुष्पों में दोहरा, चाहे उसपे एक लिंगी पुष्प चाहे द्विलिंगी पुष्प, ठीक है, क्लियर रहेगा? तो देखो क्रियात्मक रूप से पर परागण है नहीं है, यानी परागकण एक जगह एक पुष्प से दूसरे पुष्प जा रहा, तो भाई पर परागण। लेकिन आनुवांशिक रूप से क्या है? स्वयं परागण है नहीं, क्योंकि वही जो स्वयुग्मन हो रहा था वैसे आनुवांशिकी तो समान ही होगी, क्योंकि एक ही पादप पे तो उपस्थित है। बात क्लियर सबको? और एक ही जाति के भिन्न पादपों के पुष्पों में परागण हो रहा तो उसको हम क्या कहेंगे? पर परागण या पर निषेचन। तो समान जाति के होंगे। अब आप कहोगे सर गारंटी है कि समान जाति के? कुछ बच्चों सोच जाते नीम के परागकण, नीम की प्रतिकाग्र आम का भी आ सकता है, गुलाब। अरे कहने का मतलब ये, लेकिन क्रियात्मक रूप से जो निषेचन करेगा वो तो समान जाति वाला ही करेगा, तो उस दृष्टि से बोल रहे हैं। आगे बात समझ में? तो दो भिन्न पादपों के पुष्पों के मध्य एकमात्र परागण जिसके द्वारा अनुवांशिक रूप से भिन्न परागकण प्रतिकाग्र को स्थानांतरित होते हैं। बात क्लियर है सबको? आगे बात, क्योंकि आनुवांशिक रूप से भिन्न होंगे नहीं होंगे, यहाँ पे तो समानता है या नहीं? दूसरा मोस्ट एडवांस प्रकार का कौन सा भाई? पर परागण, क्योंकि इसमें परागण करताओं की आवश्यकता होगी नहीं होगी? क्या जिटेनोगेमी में आवश्यकता नहीं होगी? जिटेनोगेमी में भी होगी परागण करता की आवश्यकता। अरे एक पुष्प से दूसरे पुष्प जा रहा तो चाहे जल के द्वारा जाएगा, वायु के द्वारा जाएगा, कीट पक्षी किसी के द्वारा जाएगा, नहीं जाएगा? बात क्लियर सबको? अब स्वपरागण के लिए अनुकूलन या स्थितियां क्या है भाई? तो स्वपरागण के लिए जो अनुकूलन है वो कौन से है भाई? अगर हम देखें तो स्वपरागण के लिए जो अनुकूलन है, बताओ भाई, पुष्प का द्विलिंगी होना जरूरी है या नहीं है? पुष्प का द्विलिंगी जो होना जरूरी है, ठीक। और दोनों लिंगों यानी पुरुष और स्त्री के सर का समान समय पर परिपक्व होना जरूरी है या नहीं है? अगर एक साथ परिपक्व नहीं होगा क्या होगा? हो सकता है भाई उसमें क्या हो जाए, परागकण निकल के कहीं दूर चल जाए। आगे बात समझ, जैसे भाई नर जननांग पहले परिपक्व हो गया, आगे बात में वर्तिकाग्र नहीं हो सकता, वर्तिकाग्र पहले परिपक्व हो जाए तो क्या हो, किसी दूसरे पुष्प से आए परागकणों से परागित हो जाए। बात क्लियर है सबको? यस और नो? तो ये बात क्लियर हुई। दूसरा, सपोज करो कलिका अवस्था में परागण हो जाए, कलिका खुलने से परागोद्भव से पहले ही, अगर कलिका खुलने से पहले अगर परागण हो जाए, आगे बात है तो बताइए क्या होगा? ठीक है, तो बताओ भाई स्वपरागण होगा नहीं होगा? दूसरा, अगर सपोज करो कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें पुष्प खुलता ही नहीं है, अनन्य मिल्य पुष्प, क्लिस्टोगैमस, तो बताओ वहां पे एकमात्र रास्ता क्या है? स्वपरागण नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे मूंगफली है, मूंगफली में ऊपर भी फूल आते हैं नीचे भी फूल आते हैं, जमीन फल तो नीचे ही बनता है ना, और फल नीचे बन रहा है अंडा से बना है, यानी पुष्प नीचे भी आ रहे हैं नहीं आ रहे? तो मूंगफली में जो अंदर नीचे जमीन के अंदर जो पुष्प आते हैं वो कभी खुलेंगे क्या? नहीं। तो परागण करता की आवश्यकता है क्या वहां पे? और गारंटी के साथ स्वपरागण मतलब परागण होगा ही होगा ना? आइए भाई, अन्योन्य मिल्य पुष्पों में 100% गारंटी है ना कि परागण होगा और बीज निर्माण होगा, क्यों? क्योंकि उनमें कभी खुलेगा ही नहीं।
खुलेगा ही नहीं, तो वहां तो गारंटी के साथ बनेगा। बात क्लियर है सबको? और जो पुष्प खुलते हैं, परागोत भाव दर्शाते हैं, उनको बोलते हैं उन्मील पुष्प, सेसमोगैमस पुष्प। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत? दूसरा उदाहरण है, बताएंगे। तो देखो, बाइसेक्सुअलिटी द्विलैंगिकता, भाई स्वपरागण के क्या क्या अनुकूलन है? तो बाइसेक्सुअलिटी द्विलैंगिक, उसमें पुमंग और जायंग की उपस्थिति होना जरूरी है या नहीं है? ठीक। होमोगैमी यानी सहकाल या सहपक्षता, एक ही बात है। तो सहकाल पक्ता यानी पुमंग और जायंग का परिपक्वन समकालिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं यहाँ पे जो उदाहरण लिखवा रहा हूँ, ऐसे कोई उदाहरण हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रख लो। गेहूं मेरा बिलिस, आ गई बात समझ में? क्लिस्टोगेमी से अनुन्य मिलता, पुष्प कभी खुलता ही नहीं है, पुष्प कभी खुलेगा ही नहीं, यानी परागोद्भव नहीं था। तो गारंटी के साथ बताइए वहां पे होगा नहीं होगा? तो आनुवांशिकीय भी हो सकता है और पारिस्थितिकीय। आनुवांशिकीय जैसे भाई है ना, जो मूंगफली वगैरह है इनमें है ना। पारिस्थितिकीय सपोज करो प्रतिकूल अवस्था आ गई और पुष्प खुलेगा ही नहीं, वहीं की वहीं परागण हुआ अंदर, और क्या हो गया, बीज निर्माण हो गया। बात क्लियर है सबको? पराग कौश और प्रतिकाग्र एक दूसरे निकट स्थित होंगे। अब इसमें जो उदाहरण है वो आपको जरूर ध्यान रखने। कॉमेलिना, बायोला ऑक्जेलिस मूंगफली, जिसको कॉमेलिना का तो और ये बायोला का आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। आ गई बात समझ में? तो कॉमेलिना, बायोला, प्लीज ध्यान रखना, पेंसिक बोलते हैं, ऑक्जेलिस मूंगफली। तो देखो, जो कुछ जैसे मूंगफली में बताइए वायवीय भाग पे जो पुष्प होते हैं, वो बताओ खुलते हैं नहीं खुलते? तो उनको हम क्या कहेंगे, उन्मिल चेसों। क्या केवल वहीं पे मूंगफली में या कहीं भी? अरे कहीं भी जो भी पुष्प खुल रहे हैं वो सब क्या है, गुलाब का, हजारे का, ये सब उन्मिल पुष्प है भाई, जो परागोत भाव दर्शा रहे हैं। ठीक, क्लियर है क्या? भाई भी भाग होगा। और बताइए, अब मैं ये तो बता रहा हूँ, ये कॉमन का बता रहा हूँ, ठीक। तो कॉमनली नाम जो उन्मिल पर परागण होता है। बात क्लियर है सबको? आ गई बात? उन्मिल, अनुन्य मिल या क्लिष्टो में भूमिगत भागों पे होते हैं, परागोत भाव अनुपस्थित। और बताइए, राइजोम पुष्प भी कहेंगे नहीं कहेंगे? जो भूमिगत भाग पे उनके लिए राइजोम, तो राइजोम पुष्प। बताओ, सुनिश्चित बीज पैदा करेंगे नहीं करेंगे? गारंटी है या नहीं है? क्योंकि परागण करता की आवश्यकता नहीं होती। कलिका परागण यानी कलिका अवस्था में परागोत भाव से पहले, भाई खुलेगा तो सही, लेकिन कलिका अवस्था में ही परागण हो जाता है। तो परागोत भाव से पूर्वी कलिका अवस्था में परागण, जैसे मटर। ये मटर का मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वहां पे जेनेटिक्स में पढ़ने वाले हो, इसलिए बताऊंगा। गेहूं, चावल, टमाटर, तंबाकू वगैरह, इनमें क्या होता है, कलिका अवस्था में ही परागण हो जाता है। बताओ एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि पराग कणों की संख्या बहुत ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। रंग वगैरह, नेक्टर वगैरह, इनकी आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि परागणकर्ता को आकर्षित करने के लिए ये सब की जरूरत नहीं। दूसरा बताइए, शुद्ध वंशक्रम। शुद्ध वंशक्रम मतलब पता है क्या होता है? होमोजाइगस, जैसे ये। आ गई बात समझ में? क्लियर है क्या? तो बताओ, सेम कंडीशन मेंटेन रहेगी नहीं रहेगी? क्योंकि अगर सो इसमें परागकण बना, परागकण ये बनेगा नहीं बने, मादा युग्मक जो बनेगा, मादा युग्मक में भी यही होगा नहीं होगा, फिर वापिस बताओ निश्चित द्वारा ये बनती जाएगी नहीं बनती जाएगी? बात क्लियर है सबको? यस और नो? तो शुद्ध वंशक्रम बनाए रखता है। अब इससे भाई आनुवंशिक विविधता उत्पन्न नहीं होती। क्यों? क्योंकि आनुवंशिक विविधता, तो बताइए भाई, आनुवंशिक रूप से भिन्न आएंगे तभी तो होगी। तो परिवर्तनशील पर्यावरण के लिए अनुकूलनों का विकास नहीं होगा। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। एक आप एनसीईआरटी जरूर देखिए। ये चित्रों को भाई आंखों में बसा लेना आप लोग, है ना? ठीक है, ये फिर दोबारा बोल दे रहा हूँ। ये विस्कस का है, ये ओपियम, पॉपी, अफीम, पेपेवर, ये माइकेलिया। ये चित्र आपने देख लिए वैसे। मैं आफ्टर द 8 न्यूक्लियर सेल वॉल लेट डाउन, ठीक है ना? 6 आउट ऑफ 8 न्यूक्लियर सराउंडेड बाय सेल वॉल। बात क्लियर है सबको? यस और नो? ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक। ऑटोगेमी, ऑटोगेमी में देखो भाई,
चेस्मोगेमस, समझ में आ गया? सब दिया हुआ है ना, ओपन हो रहे हैं सब चेस्मोगेमस है, जो ओपन नहीं होते वो क्लिस्टोगेमस। देखो ऑक्जेलिस पंसी दिया हुआ है भाई, बायोला ऑक्जेलिस पोमेलिना दिए हुए है ना, मूंगफली मैंने अपने हिसाब से लिखवाया, ठीक है? क्लियर है क्या? यस और नो? यस सर। ये देखो कोमेलिना का चित्र दिया हुआ है, ये तो ये क्लिस्टोगेमस है और ये चेस्मोगेमस पुष्प। बात क्लियर हुई सबको? यस और नो? देखो क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस, देखो लिखा हुआ है क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स प्रोड्यूस अ शॉर्ट सीड सेट इन एब्सेंस ऑफ पोलन, स्थिति में भी गारंटी के साथ बीज का निर्माण होगा ही होगा। बात क्लियर है सबको? यस और नो? तो ये ध्यान रखिए किसके लिए है ये भाई, भाई परागणकर्ता बिल्कुल नहीं। अब आप कहोगे सर औरों में भी तो है कलिका वगैरह, हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके लिए बात ध्यान रखोगे ठीक? यहाँ तो गारंटी के साथ क्या होगा बताइए भाई, खुलेगा ही नहीं, नहीं तो बताइए खुद के द्वारा ही होगा, नहीं होगा। बात क्लियर है सब? यस सर। अब आती है आउटब्रीडिंग डिवाइस। आउटब्रीडिंग डिवाइस ठीक क्लियर है क्या? तो भाई प्रजनन की युक्तियां जो है जो वे अनुकूलन, वे अनुकूलन जो पर परागण को प्रेरित करते हैं उनको हम क्या कहेंगे? भाई प्रजनन की युक्तियां। यही तो है ना भाई। भाई प्रजनन का सबसे बढ़िया फायदा क्या है पता है क्या? देखो मैं आपको पेडिग्री एनालिसिस पढ़ाऊंगा, मैं तुमसे एक सीधी सी बात कहूं, अगर सपोज करो ये जो अनुमान अपने गोत्र जो बचाए जाते हैं ना, गोत्र शादी करते समय, वो गोत्र इसलिए बचाए जाते हैं, उनका एक वैज्ञानिक आधार है, सब चीजें वैज्ञानिक आधार पे हैं ये सारी चीजें। तो गोत्र बचाने का जो मुख्य कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि आनुवांशिक बीमारियों की संभावना बहुत कम हो जाती है। जैसे सपोज करो कोई ये है आनुवांशिक विकार है, सपोज करो ये वाहक है, सामान्य ये वाहक, बताओ इनमें अगर शादी हो जाती है दो में, तो बताओ अगर, बताओ ये मिलने की पॉसिबिलिटी है या नहीं? साथ साथ दे दो ये वाहक, ये भाग, ये सामान्य है लेकिन बताओ ये प्रभावित होगा नहीं होगा? आ गई बात है। आनुवांशिक विकारों की बहुत ज्यादा संभावना रहती है, और आनुवांशिक विकार होगा तो बताइए वो जननीय रूप से कमजोर होगा नहीं होगा? दूसरा बताओ आनुवांशिक, अगर भाई प्रजनन नहीं होगा, निकट संबंधियों में विवाह होते रहेंगे तो क्या होगा? निकट संबंधियों के मध्य प्रजनन, उसे विविधता नहीं होगी, पर्यावरणीय परिस्थितियों के लिए प्रॉपर अनुकूलन नहीं होंगे, अनुकूलन नहीं होंगे तो बताओ धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा नहीं होता जाएगा? आ गई बात समझ में? ठीक क्लियर है क्या? पारसी जो लोग थे उनमें कुछ सख्त नियम थे, तो पारसियों में आप देखोगे तो उनकी संख्या बहुत कम हो गई है अब। तो उनकी संख्या कम होने का मुख्य कारण ये है कि उनमें विवाह जो है आपस में ही होते थे। तो आपस में विवाह होते थे तो क्या हुआ, धीरे धीरे वो आनुवांशिक विविधताएं उत्पन्न नहीं, और आनुवांशिक विकार ज्यादा होते गए, आनुवांशिक विकार होते गए तो क्या हुआ, वो धीरे धीरे विकार होते गए तो कमजोरी मतलब जो है प्रॉपर अनुकूलन नहीं हुई और जननीय क्षमता घटती गई, और जननीय क्षमता घटती गई तो वो जो पारसी जो लोग है वो कम होते गए, बहुत कम है उनकी संख्या पूरे विश्व में। आ गई बात? तो ये जो अगर आपस में ही परागण मतलब निषेचन होता रहे किसी भी जीव में, किसी भी जाति में आपस में निषेचन होता रहे, तो बताइए क्या होगा? अनुकूलन विकसित नहीं होंगे, और अनुकूलन विकसित नहीं होंगे तो बताइए भाई जननीय रूप से वो कमजोर होता जाएगा नहीं? बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। आ गई बात? तो ये जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है ये किसके कारण आता है? निरंतर स्वनिषेचन के कारण। और जबकि भाई प्रजनन जो है वो आनुवांशिक विविधता होगी, आनुवांशिक विविधता होगी तो विकार आने की संभावना कम रहेगी। बात क्लियर? तुलन ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सब? बड़े बुजुर्गों ने जो कॉन्सेप्ट बनाए ऐसे नहीं बनाए है ना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, हमारी जो संस्कृति इसके आधार है, वैज्ञानिक आधार, कोई भी ऐसे मन से नहीं बनाते। लेकिन आजकल जनरेशन है बुड्ढो वाली बात, तो ये करेंगे। आप पढ़ते हो ना हाइब्रिड, और हाइब्रिड या तो बढ़िया हो जाए या बहुत खतरनाक हो सकता है।
आप समझ जाओ, मैं ज्यादा नहीं। तो इसलिए बड़ों के रूल्स को फॉलो करना चाहिए, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो रूल्स बनाए अपने नहीं करनी चाहिए। क्या पुरानी सोच के हैं ये, तो ये है वो है, हम मॉडर्न। शिक्षा फायदा भी देती है, लेकिन शिक्षा दिमाग डेवलप कर देती है। दिमाग डेवलप होने की वजह से हम जो रूल्स चले आ रहे हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे। देख लो, जो जो शिक्षित हुआ वो फॉलो नहीं कर रहा है। ज्यादा ज्यादा ऐसा नहीं है हर कोई, लेकिन ज्यादा शिक्षा का स्तर बढ़ा, वह क्या हुआ, उन्होंने रूल्स को फॉलो करना बंद कर दिया, जो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे हजारों सालों से, है ना। यही तो है कॉन्सेप्ट। चलो जी, आउटब्रीडिंग डिवाइस है भाई प्रजनन की युक्तियां। पर परागण के लिए अनुकूलन इससे, अब मैंने इतनी बातें बोली तो ये तो क्लियर होगी ना। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कौन प्रेरित करेगा? निरंतर स्वनिषेचन। जबकि पर निषेचन जो है वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये क्वेश्चन आता है, आप जूलॉजी में ही पढ़ते हो इस बात। आ गई बात समझ में? अनुकूलन स्थितियां अभी आया 2019 को आया इस पे। ये वे युक्तियां जो परागण प्रेरित करेगी और स्वपरागण को अवरोधित करेंगी। बताओ, ये आनुवांशिक विविधता में हास यानी अंत प्रजनन अवनमन इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकती है नहीं रोकती? जो किसके कारण उत्पन्न होते हैं? निरंतर स्वपरागण के कारण उत्पन्न होते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने इतना विस्तार पूर्वक आपको सारी चीजें समझाई, कोई दिक्कत किसी को नहीं? भैया कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम एक ऐसे बात कर लेते हैं सामान्य, फिर बाद में हम पढ़ी हुई बात तो करेंगे। तो ऐसी कौन कौन से अनुकूलन है जो भाई प्रजनन को या पर परागण को? यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी मतलब एक लिंगी होना चाहिए। आ गई बात? अब अगर जो एक लिंगी पुष्प अलग अलग पादप है तब तो गारंटी के साथ पर परागण होगा ही होगा। लेकिन अगर एक ही पादप है तो वहां पे पर परागण भी हो सकता है और जिटेनोगेमी से साथ पुष्प परागण भी हो सकता है। तो अगर एक लिंगाश्रयी अवस्था है जब तो गारंटी के साथ पर परागण होगा। उभयलिंगाश्रयी अवस्था तो पर परागण भी हो सकता है और सजात पुष्प परागण भी हो सकता है। हाँ, स्वयं परागण नहीं होगा। आगे बात करो, द्विलिंगी पुष्प, क्या द्विलिंगी पुष्प पर परागण नहीं हो सकता है? द्विलिंगी पुष्प सपोज करो नर जनन पहले परिपक्व हो गए, परागण निकलने को बच्चे, माँ जनन बाद में परिपक्व हुआ, फिर बताया दूसरे पादप से आए पुष्पों से, बताओ परागित होगा नहीं? हो सकता है मादा जनन पहले परिपक्व हो जाए। बात क्लियर है सबको? यस और नो? दूसरा हो सकता है कि है ना, जो द्विलिंगी पुष्प है उसमें क्या है, पुंकेसर के पुतन तो बहुत लंबे, जो वो तो परागकोश तो बाहर लटके हुए हैं, पर्तिका जो अंदर है। तो बताओ वो परागकोश बाहर लटके हुए हैं तो वहीं की वहीं बाहर निकल गए, नहीं निकल गए, और दूसरे पुष्प आए परागण। हो सकता है वर्तिका जो है, वर्तिका जो है वो बहुत लंबी है तो वर्तिका बाहर लटका हुआ है और पुंकेसर पुतन तो छोटे। बोलो आया ना? हो सकता है कहीं पे ऐसा नियम हो कि जो दूसरे पुष्प से आया परागकण है वो ही अंकुरित हो सकता है, उस जाति के दूसरे पादप से आया हो, दूसरे पादप पुष्प से आया परागकण ही अंकुरित हो सकता है, उसके खुद के पादप से आया परागकण अंकुरित नहीं हो। ये प्रोटीन वगैरह के थ्रू पहचान हो सकती है। आगे बात, कुछ में ऐसा नियम हो कि पहले आओ पहले पाओ। पहले आओ पहले पाओ का मतलब क्या है कि अगर दूसरी कोई जाति से कोई परागकण आया, आगे बात समझ, तो पहले तो उसको वरीयता दी जाएगी। वो दूसरी जाति नहीं, दूसरे पादप से आया कोई परागकण पहले उसको वरीयता, और वो तब जाके खुद के परागकण को अंकुरित करवाया जाता है। आगे बात, नहीं तो पहले चेक किया जाता है कि दूसरे पादप से आया परागकण है क्या। आगे बात, बोलो आया ना? तो ये कुछ बातें हैं, रटने की जरूरत है नहीं। तो यूनिसेक्सुअलिटी डिक्लाइन, एक लिंगी का, एक लिंगी पुष्पों का निर्माण बताओ दो अवस्थाओं में, मोनोसियस उभयलिंगाश्रय। तो उभयलिंगाश्रय में बताओ एक लिंगी नर मादा पुष्प समान पादप पर, लेकिन बताओ ऑटोगैमी बाधित हो सकती है किंतु जिटेनोगैमी बाधित नहीं हो। कैस्टर और मेज, कम से कम ये तो ध्यान रखना ही रखना। आ गई बात समझ में? वैसे कैस्टर मेज कुकुरबिट्स बताइए उभयलिंगाश्रय पादप है, बार बार लिखवाता रहा हूँ आपको, पहले भी लिखवाया। तो कैस्टर मेज ठीक है। तो अब ये उभयलिंगाश्रय आ गई ना, तो अब उभयलिंगाश्रय आपने कहीं भी 11वीं से लेके 12वीं तक जहां जहां भी उभयलिंगाश्रय पढ़ोगे उनके संदर्भ में वो क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको अधिकार है। ठीक, क्लियर है क्या? डायोसियस एक लिंगाश्रय बताओ, एक लिंगी नर व मादा पुष्प भिन्न बताओ, ऑटो दोनों ही नहीं हो सकते? यस और नो?
तो बेलिसनेरिया पपाया ये दिए हुए, लेकिन बताओ मलबेरी खजूर, क्योंकि पूरी बायोलॉजी में जहां जहां आप एक लिंग का सही पादप उदाहरण पढ़े हो वो सब पूछ सकता नहीं पूछ सकता, अलगे में मतलब। डाइकोगेमी काल पर की पुष्प उमंग जायांग जो परिपक्वन भिन्न काल पर हो रहा है। तो अगर नर पहले परिपक्व होता तो पोटेंड्रस बोलते हैं पुंपूर्ता, और अगर मादा पहले परिपक्व होती है तो स्त्री पूर्ता है प्रोटोगाइना। तो पुमंग का परिपक्वन जायांग से सूर्यमुखी कपास, साल्विया भिंडी जैस्मिन, लेकिन सूर्यमुखी कपास तो कम से कम ध्यान रखना। स्त्री पूर्ता अगर जायांग का परिपक्वन उमंग से पहले हो रहा, फाइकस और एस्ट्रोलोजिया, फाइकस पीपल बरगद अंजीर की जो जातियां हैं। अब सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी स्वयं निषेधता, यानी खुद का परागकण अंकुरित नहीं हो सकता, दूसरे पादप से आया परागकण अंकुरित हो सकता है। तो उनपे क्या होते हैं बताइए, विशिष्ट प्रोटीन उपस्थित होते हैं नहीं होते हैं, बताए थे ना कॉम्पेटेबिलिटी प्रोटीन। तो अब सब कोई अब एक पादप में कोई सपोज द्विगुणित पादप है तो हर एक गुणसूत्र कितने कितने होंगे बताओ, दो दो ही होंगे ना। तो कोई भी जिनकी कितनी प्रतिलिपि हो सकती है, अधिकतम दो दो ही हो सकती है ना। हो सकता है देखो, जैसे जो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी जीन है ना, उसको हमने एस जीन बोला, उसके जो भिन्न युग्म विकल्प है उनको हम S1 S2 S3 ऐसे दर्ज, क्या वहां तुक्का लगा हुआ है क्या S1 S2? नहीं है ना, चलो ठीक है ना, ये दर्शा रहे। तो सपोज करो इस पे बताओ S1 ये भी हो सकते हैं, हो सकता है S2 S1 हो सकता है S3 S2, कुछ भी हो सकता है नहीं हो सकता। तो अधिकतम कितनी प्रतिलिपि हो सकती है एक जिन की, दो ही तो प्रतिलिपि हो सकती है द्विगुणी जीव में। तो अब सपोज करो इस पे S1 S2 प्रोटीन है, ठीक। अब उसी पादप का परागकण सपोज करो S1 S2 वाला, तो बताओ ये अंकुरित नहीं हो, लेकिन दूसरे पादप से आया जो परागकण है, ठीक क्लियर, जिसपे भिन्न प्रोटीन है, बताओ वो अंकुरित हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हाँ, अगर सपोज S3 और S2 होता तो भी हो जाता, मैं भिन्न होना चाहिए, ठीक है क्लियर है क्या? इसको पहले हम बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, आ गई बात समझ में? गैमेटोफाइटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी, स्पोरोफाइटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी, लेकिन अब जरूरत नहीं है। कितनी कहानी समझ में आ गई आपको? तो कोई कुछ बच्चे क्वेश्चन वगैरह सोल्व करते हैं, वैसे आप लोग तो मॉड्यूल केस नहीं करते हैं किताबों के साथ, करते हो क्या? चलो ठीक है। तो जो है कुछ बुक्स में आपको मिलेंगे गैमेटोफाइटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी, स्पोरोफाइटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी, लेकिन उतना डीप में क्वेश्चन नहीं आता। बात क्लियर है सबको? तो बताओ आनुवांशिकी द्वारा नियंत्रित क्रियाविधि है या नहीं है? यस और नो? समान पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्पों के परागकण प्रतिकार को अंकुरित नहीं, क्योंकि आनुवांशिक रूप से समान होंगे, समान प्रोटीन होंगे, या पराग नली की वृद्धि का अवरोधन करते हैं। सेल्फ स्टेरिलिटी जीन, उसको एस जीन बोला गया, उसके भिन्न कौन जैसे S1 S2 S3 S1 दर्शा रखे, ठीक। हर्कोगेमी क्या है भाई? ध्यान से सुनना, अगर पुमंग और जायांग के बीच कोई भौतिक अवरोधक हो, जैसे ये होता है ना आंकड़ा, तो आंकड़ा में आपने देखा कि बताओ नर पुष्प के होते हैं ट्रांसलेटर, और बताओ मादा पुष्प जो है जायांग वो अंदर की तरफ होता है, ठीक है क्लियर है क्या? तो उनके बदले एक झिल्लीनुमा आवरण सा होता है, उसको बोलते हैं गायनोस्टिक। बताओ दोनों एक दूसरे संपर्क में ही नहीं है ना, पूरा पूरा। बताओ वो जो है क्या नाम है उसका, ट्रांसलेटर, पूरा पूरा बताइए, कीट के पैरों में उलझ के चला जाता है नहीं चला जाता? आगे बात, हेट्रोस्टाइल अगर पुंकेसर और स्त्री केसर में लंबाई भिन्नता हो, ठीक क्लियर है क्या? ये उदाहरण अब याद मत करना, क्योंकि ये तो क्या पहले पूछे जाते हैं 2015 तक, लेकिन अब नहीं पूछ जाते। एनसीईआरटी का उदाहरण पूछ जाता है, और कोई जरूरत है आपको बताता हूँ। प्री पोटेंसी, अगर सपोज करो खुद का ही परागकण प्रतिकार पे और दूसरे पादप से आया परागकण भी प्रतिकार पे, तो वरीयता किसको दी जाएगी? दूसरे पादप से आया। ये सेव और इसमें होता है अंगूर में, ठीक है क्लियर है क्या? एडवांटेज क्या बताओ, हाइब्रिड बने या नहीं बने? और हाइब्रिड बताओ दोनों पादप जातियों के लक्षण होंगे, दोनों पादपों के लक्षण होंगे नहीं? अरे कुल मिला के आनुवंशिक विविधता होगी नहीं होगी? आगे बात समझ, तो वो थोड़ा ज्यादा एडवांस होगा नहीं होगा? ठीक क्लियर है क्या? किसी आगे बात समझ, चलो भाई बच्चा होगा तो मम्मी पापा दोनों के गुण आएंगे नहीं आएंगे जीन्स? आगे बात समझ में? तो हाइब्रिड बीगर को संकर ओजी बोलते हैं, हाइब्रिड भी बोलते हैं। अवांछनीय जीनों का प्रवेश हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और भी बहुत सारी परागकण बहुत ज्यादा मात्रा मुक्त करने पड़ेंगे, ये लंबा चौड़ा पराग पाथ है, ठीक है क्लियर है? तो आप ये लिखिए जल्दी से।
सर एक बार वो S1 S2 वाला वापस से बता दो। कुल मिला के ये है कि एक ही जाति परागकण होंगे और समान प्रोटीन उपस्थित होंगे नहीं होंगे। यस सर। ठीक। अगर कोई दूसरा भिन्न पादप से आएगा उसी की जाति के, तो बताओ उसमें भिन्न युग्म विकल्प होंगे नहीं होंगे जीन के? हो सकते नहीं हो सकते? तो भिन्न युग्म विकल्प भिन्न प्रोटीन बनाएंगे नहीं बनाएंगे? तो भिन्न भिन्न प्रोटीनों वाले ही क्या हो सकते हैं? चयन कर सकते हैं। ठीक है। जैसे सपोज करो कोई पादप है, उसमें ये S1 और S2 युग्म विकल्प है, बताओ इसमें प्रोटीन कौन से बनेगा? S1 और S2 प्रोटीन बनेगा नहीं बनेगा? कोई दूसरा पादप है, उसमें सपोज करो S3 और S2 है, बताओ इसमें कौन से प्रोटीन बनेंगे? S2 और S3 बनेंगे। अच्छा, इसका परागकण इसकी प्रतीकाग्र पर आता है, तो बताओ उसमें क्या होंगे? भिन्न प्रोटीन है नहीं। इसी पादप द्विलिंगी पुष्प है ये, और इसी का परागकण आएगा, तो बताओ उसमें कौन से होंगे? ये तो प्रोटीन होंगे, तो ये अंकुरित हो पाएंगे क्या? क्योंकि एक मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म है, ये एक प्रक्रिया है। ठीक। अगर समान प्रोटीन वाले जो है वो अंकुरित नहीं होते, लेकिन ये इसी में ही है, पादप में हर जगह नहीं है। कहीं तुम ये कह दो हर जगह, केवल जो उदाहरण लिखा है उन पादपों में है, कुछ पादपों में पाई जाती है और कहीं नहीं। और मैंने तो उदाहरण भी नहीं लिखवाए, जानबूझ के नहीं लिखवाए ना। तो कुछ पादप में होती है, ये नहीं में होती है, ये मत पकड़ लेना, आर पार कॉन्सेप्ट बना दो। ये तो बता रहे भाई क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, कुछ पादपों में ऐसा भी देखा गया है। अब कौन से पादप है ये जरूरत नहीं है। सर ऊपर करो थोड़ा। सर नीचे करो थोड़ा।
सर नीचे करो। बीस तारीख को ATS है ना? हाँ सर। सर ऑनलाइन रही या ऑफलाइन? मुझे नहीं पता वैसा। ADP वालों से फोन करके पूछ लो आप। और डाल रखा होगा आपके उसमें। नहीं सर, सोनू लिंक सर, दे सकते हैं, सोनू लेकिन सर। पूछ रहे हैं सर कि क्या सही मुझे रहेगा। कुछ भी नहीं पता, मुझे नहीं पता, ओके सर। क्योंकि मुझे कुछ भी व्यवस्थाओं का नहीं पता है कि कैसी क्या व्यवस्था है। पहले तो क्या सब नीचे बैठे रहते तो पता चल जाता था। अब तो आपने अपने कमरे में बैठे सुबह से क्लास ली, शाम को वापस उठ के अपना बोरी बिस्तर बांधा कर चले गए। अपन कोई जवाब देते ही नहीं है। एक बार क्या हुआ था, मैं बस में जा रहा था तो एक आदमी पूछा लोटस टेम्पल किधर है, दिल्ली में तैयारी कर रहा था मैं। वैसा मुझे नहीं पता, मुझे थोड़ा सा ध्यान था, लेकिन भाई एग्जैक्ट बताने वाले से पूछ ले किसी से, यार मुझे नहीं पता। एक आदमी जो है उल्टा सीधा देने लगा। मुझे पता था ये तो लाल किले जाने वाली बस को बोल रहा है। ठीक, लाल किले में बहुत सारे मंदिर है। लाल किले के सामने जो चांदनी चौक है ना, वहां पे जैन मंदिर भी है, शंकर जी का है मंदिर। मैं भाई साहब कहाँ का एड्रेस बता रहे हो? और टाई वाई लगा रखी है उसने बड़ी। वो लाल किले के सामने मंदिर है इसने क्या पूछा है? लोटस टेम्पल। कौन सी मंदिर की बात? मैं कमल मंदिर की बात। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो वहां से मुझे तो यार अपने को इंटरेस्ट नहीं आता भाई। अपने को एग्जैक्ट पता तो बोलते हैं, नहीं तो भाई जयराम जी भाई किसी और से पूछ जिसको पता है। आप बोटनी के लिए नहीं कहूंगा, आप किसी और से। तो कुछ लोग होते हैं फोकटे ज्ञान पे, या बोलने से फुर्सत नहीं। काहे? तो ये कोई भी ऐसी बात आप हो, आप ADP से पूछिए, क्योंकि मुझे तो पता नहीं होता। हो सकता है दूसरे टीचर्स को पता रहता हो, मुझे तो नहीं पता।
हो गया क्या? यस सर। हो गया सर। हो गया सबका? कर दो सर नीचे। हो गया सबका? देखो भाई, एजेंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण। तो सिंपल सी बात है यार, कौन से एजेंट होंगे बताओ, या तो जैविक या अजैविक। अच्छा मुझे एक बार बताओ, मुख्यतः जो होता है वो किसके द्वारा होता है? जैविक परागण। मुख्यतः जो मुख्यतः जो परागण होता है जैविक कारकों के द्वारा होता है। अरे आप यस ये सर। पक्षी वगैरह यार। तो ध्यान रखना, जैविक और अजैविक। तो मुख्यतः जो परागण होता है अधिकांश पादपों में जैविक कारकों के द्वारा होता है। ठीक है, क्लियर? अजैविक कारक कौन कौन से? वायु और जल। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो बताओ, वायु और जल की सहायता है जो परागण होगा वो दिशात्मक होगा या दिशात्मक? कोई वायु कोई दिशा निश्चित दिशात्मक। है ना, और जल की कोई दिशा निश्चित नहीं। अब आप कहो सर जल बह रहा है, अरे बहता हो नहीं। बताओ, उसमें तालाब में पानी भरा हुआ, नहर में, बताओ उसकी लहर कहाँ की उठ रही, कोई पता चल रहा है क्या हवा के साथ? ठीक है, तो यह दिशात्मक होगा नहीं होगा? बात क्लियर है सबको? जब ये बताइए, कोई भी जीव, कोई कीट वगैरह एक बार में तो एक ही दिशा में उड़ेगा। आ गई बात समझ में? तो दिशात्मक होता है। और अधिकांश पादपों में कौन सा होता है भाई? जैविक परागण होता है। जितने भी आवर्त बीजी है उनमें अधिकांश आवर्त बीजों में कौन सा परागण होता है? जैविक। अजैविक परागण कुछ में ही होता है। अच्छा, आप जिनमें भी अजैविक होता, अधिकांश में कौन सा होता है? जल के द्वारा है, वायु द्वारा? तो वायु द्वारा। देखो सुनना मेरी बात, जितने भी आवर्त बीज है उनमें अधिकांश किसके द्वारा हो रहा है? जैविक। लेकिन अब जितने अजैविक है, सपोज करो 20% अजैविक, अब 20% में भी जो अधिकांश है उनमें किसके द्वारा हो रहा है? वायु। बात है सबको? तो देखो भाई, एजेंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण कारक, जूकोरी में पहले लिखा चुका हूँ, जंतुओं द्वारा बीजों का प्रकीर्णन, जबकि जूफिली जंतुओं द्वारा परागण। तो अजैविक और जैविक। अजैविक वायु जल द्वारा। बताइए भाई, ये बहुत कम पादपों में वायु द्वारा जो होगा, वायु का अध्ययन बोलते हैं एनिमोफिली, में बता चुका हूँ। आवर्त बीज, अनावर्त बीज जिम्नोस्पर्म में तो केवल वायु द्वारा ही होता है, बताया हुआ है ना? तो अजैविक परागण में सर्वाधिक, और जल द्वारा हाइड्रोफिली। अदिशात्मक होगा नहीं होगा? ये जैविक कारकों यानी जंतु कीटों द्वारा। अब जंतु भैंस गाय के द्वारा भी हो जाता है। अरे चल रही है तो बताओ, उसके द्वारा होगा नहीं होगा? अधिकांश पादों, इसको बताओ हम क्या कहेंगे? जूफिली। ये कीटों द्वारा जो होगा, कीटों के अध्ययन क्या होते हैं? एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोफिली। पक्षियों के अध्ययन क्या होते हैं? ऑर्निथोलॉजी। ऐसे ही चमगादड़ के अध्ययन बोलते हैं चिरेप्टोलॉजी, तो चिरेप्टोफिली। स्नेक के अध्ययन बोलते हैं ऑफियोलॉजी, तो ऑफियोफिली। और स्नेल वगैरह सब कीटों में आते हैं, लेकिन स्नेल की भी अगर अलग से बात करें तो मेलेकोलॉजी, तो मेलोफिली। चीटी कीटों में ही आते हैं ये सब, तो चीटियों अध्ययन बोलते हैं मिर्मिकोलॉजी, तो मिर्मिकोफिली। कोई दिक्कत किसी को? नहीं, लिखो।
सर नीचे कर रहा हूँ। हो गया ये? हो गया? हो गया सर। अब ध्यान सुनना भाई, वायु द्वारा परागण। बताइए अजैविक परागण का सबसे मुख्य प्रकार कौन सा है? वायु द्वारा परागण। ठीक है, क्लियर है भाई? अब अगर हम बात करें तो एक बेसिक बात करते हैं ना। बताओ अजैविक परागण जिन पुष्पों में होता है उनमें क्या मकरंद की आवश्यकता होगी क्या? नहीं सर। परागण करने के लिए होती है ना। क्या सुगंध होगी क्या? नहीं। केवल सुनो भैया ना, सुनो प्लीज है ना, आप ऑनलाइन वाले सुनो, क्योंकि उसमें क्या बात ओवरलैप हो जाती है। केवल सुनो प्लीज है ना। तो सुगंध नहीं होगी, मकरंद नहीं होगा और रंग नहीं होगा। ठीक है, अब बताओ, सीधी सी बात है, कोई आदमी अपनी ऊर्जा कहीं खर्च कर रहा है, कोई आदमी ऊर्जा अपनी कहीं खर्च कर रहा है। ठीक है, क्लियर? फाइनली पैसा कमा रहा है वो। सपोज आप अपनी ऊर्जा जो है पढ़ाई में खर्च कर रहे हो, भविष्य फिर आगे तैयार होगे, है या नहीं? तो अपने अपनी अलग अलग जगह, लेकिन बैलेंस क्या कर रहे हैं भाई? कैसे भी कमाई हो, है या नहीं भाई? कैसे भी तो पैसा कमाओ और अपने परिवार का भरण पोषण करो। ठीक है, क्लियर? यह अच्छी जिंदगी। तो मुझे एक बार बताओ भाई, ये जो अजैविक परागण जिनमें होता है उनमें क्या होगा? ये मकरंद, सुगंध, रंग में ऊर्जा खर्च नहीं हो रही, तो ये और परागण की संभावना बहुत कम होगी, नहीं होगी? यहाँ पे परागण की संभावना बहुत कम होगी अजैविक में। तो बताओ यहाँ पे क्या करेंगे? ये अपनी ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे उपयोग में लेंगे? पराग कणों की अधिक से अधिक संख्या बनाने में। बोलो आयन, है या नहीं? पराग कणों की अधिक से अधिक संख्या बनाने में उपयोग में लेंगे, क्योंकि जिससे भाई निषेचन के चांसेस बढ़ सके। आगे बात है। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट आगे बताऊंगा, उसको पहले ही बता दिया। ठीक है, क्लियर है? आपको समझा दिया। अब मुझे एक बार बताओ भाई, परागण के चांसेस बहुत कम है या नहीं? और बताओ, एक बीजांड के अंदर एक भ्रूणकोश होता नहीं होता? एक बीजांड के अंदर एक भ्रूणकोश होता है, तो एक बीजांड के लिए एक परागकण की आवश्यकता होती नहीं होती? एक भ्रूणकोश में एक अंडकोशिका और एक केंद्रकोश है, तो एक बीजांड एक परागकण चाहिए। अब सपोज करो अंडाशय में बहुत सारे बीजांड होंगे, तो बताइए प्रत्येक पर एक ही अंडाशय के लिए बहुत सारे बीजांड चाहिए नहीं चाहिए? क्योंकि एक बीजांड के लिए एक परागकण चाहिए। आ गई बात? निषेचन पढ़ा था ना हमने। तो मुझे एक बार बताओ, अगर एक बीजांड, एक अंडाशय में एक से अधिक बीजांड होंगे, तो बताओ भाई एक से अधिक परागकण चाहिए नहीं? तो परागण की संभावना बहुत कम है। तो सामान्यतः इनमें एक अंडाशय में एक ही बीजांड होता है। आधारिक बीजांडन्यास पढ़ा था क्या आपने? आधारिक बीजांडन्यास में एक ही तो बीजांड था। वैसे गेहूं वगैरह में बताया था मैंने आपको, ठीक। लेकिन जैसे गेहूं की फली होती है ना, गेहूं की बाली जो आती है, तो वो क्या बताओ भाई? पुष्पक्रमित है, उसमें क्या है? वो अलग अलग पुष्प होते हैं, उनमें एक एक बीज होता है। बताओ, एक फल पुष्प के अंदर एक ही बीज निकलता है। आ गई बात समझ? तो एक अंडाशय के अंदर एक ही बीजांड होता है। पहली बात क्लियर होगी, सब रटने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, पुष्प किसमें उपस्थित होते हैं? समूह में उपस्थित होंगे। क्यों? क्योंकि अगर परागकण आ भी गया तो बताइए एक जगह इकट्ठे हैं, तो बताओ वहीं की वहीं परागित हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? बात क्लियर सब? और इनमें वर्तिकाग्र जो है वो सपक्ष होता है, पंखनुमा बाल से होते हैं, उनमें परागकण अटक जाते हैं। बताया था नहीं बताया था जब आपको मैंने पोएसी या ग्रेमनिकुल पढ़ा रहा था? आ गई बात? सपक्ष बीजांड। ठीक है, क्लियर है? दूसरी बात चित्र भी बताऊंगा, अभी चिंता मत करो। फिर बाद में बताइए, परागकण बहुत अधिक संख्या मुक्त होते हैं, तो बताओ आपस में चिपचिपे प्रकृति के होने चाहिए या अचिपचिपे होने चाहिए? अचिपचिपे होने चाहिए, क्योंकि अचिपचिपे होंगे तभी तो जाके अलग अलग रहेंगे। नहीं तो बताओ आपस में चिपक गए तो बताओ भारी होगी, नीचे बैठ जाएंगे नहीं बैठ जाएंगे? उच्च गुरुत्व हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और इकट्ठे हो गए तो वजन बढ़ेगा, गुरुत्व बढ़ गया तो बताओ नीचे बैठ जाएंगे। वायु में रहने चाहिए नहीं रहने? तो हल्के होते हैं और अचिपचिपे होते हैं और बहुत अधिक संख्या में मुक्त होते हैं। बात क्लियर होगी सब? यही बेसिक बातें रटने की जरूरत है। तो अजैविक परागण का सबसे सामान्य, बताओ जिम्नोस्पर्म व ऑर्थोट्रोपस बीजांड। और जिम्नोस्पर्म में कौन सा बीजांड होता है? ऑर्थोट्रोपिस से तो होता है वो स्ट्रेट ओव्यूल। और कुछ जो एंजियोस्पर्म जिनमें ऑर्थोट्रोपस होता है, उनमें कौन सा परागण होता है? वायु परागण ही होता है। आ गई बात समझ में? का अभिलाक्षण क्या केवल इनमें ही होगा? औरों में? अरे औरों में भी हो सकता है, लेकिन इनका तो अभिलाक्षण गुण है, क्योंकि सीधा परागण है भैया, परागण
कर दिया, ठीक है क्लियर। परागकण हल्के अचिपचिपे बहुत अधिक संख्या मुक्त होते हैं। अनावर्त या वेल एक्सपोर्ट पुकेसर, पुकेसर बताइए बाहर निकला होना चाहिए, नहीं निकला होना चाहिए, तभी तो वायु संपर्क में आएगा, तभी तो परागकण निकलेंगे। और सामान्यतः आपने देखो ये बनाया था पुकेसर का संरचना, बताइए पुतंतु नीचे होता नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पुतंतु जो है वो ऐसे होता है नीचे, तो उसमें क्या है बताइए, जो आपका पुतंतु है ये बताओ परागकण वायु के द्वारा आसानी से हिल जाएगा, नहीं हिल जाएगा, और वायु में आसानी मूव करेगा, बताइए क्या होगा, परागकण मुक्त कर देगा। बात क्लियर है सबको, यस और नो। दूसरा बताइए, सपक्ष या पक्ष में वर्तिकाग्र विंग्ड, वही इस तरीके का होता है, ठीक है क्लियर है भाई, आई बात समझ में। और एक अंडाशय में केवल एक बीजांड, पुष्प पुष्प क्रम में व्यवस्थित, क्लियर है सबको। अब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये बताओ घासों में सबसे सामान्य प्रकार का परागण कौन सा होता है, तो सामान्यतः घासों में सबसे सामान्य प्रकार का परागण होता है वायु परागण। बात क्लियर है सबको, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कर रखा है, बात क्लियर है। दूसरा मक्का, गेहूं, गन्ना, बांस, नारियल, तो इनके उदाहरण भी आप ध्यान रखोगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखो सपक्ष प्रतिकार समझ में आ गया। और बताओ समूह में होती है, ऐसे गेहूं की बाली भी तो समूह में होती है, क्लियर है सबको, यस और नो। ये विंड पॉलिनेटेड, कोई दिक्कत, देखो देखो इस तरीके का होता है। अब पहले तो हम क्या पूरे पढ़ाते थे आपको, है ना, डिटेल्स, लेकिन अब जरूरत है नहीं, तो देखो इस तरीके का समझ में आ रहा है आपको, ये है वर्सेटाइल। अब देखो आपको बताओ इसमें, देखो ये क्लियर है सबको, नीचे की तरफ है या नहीं है, और बताऊं, देखो ये, देखो ये क्लियर है ना अब, इस तरीके की, ये देखो, ठीक है भाई। बताओ पुतल तो नीचे लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो आसानी से भाइयों में घूम सकते, ठीक है जी, लिखो।
हो गया सर। हो गया सबका? हो गया क्या? तो देखो जल परागण। अच्छा तो कुछ लोग आगे का लिख रहे होते हैं इसलिए नहीं बोलते। जल परागण क्या होता है, ध्यान से सुनो। जल के द्वारा परागण। अब मुझे बताओ यार, एक बात तो पहले ये बात कर लो कि जल के अंदर अगर कोई चीज होगी तो उसमें लिसलिसा सा आवरण होगा नहीं होगा? क्यों क्यों होगा ये लिसलिसा आवरण? क्योंकि भैया बताइए, जल के हानिकारक प्रभाव से बचाव में सहायता करेगा नहीं करेगा? अरे जल का कोई भी जीव होता है उसके ऊपर लिसलिसा आवरण होता नहीं होता? तो बताइए वो क्या Yes, sir. करता है? ठीक, और लिसलिसी कोई चीज होगी तो आपसे चिपचिपी भी होगी नहीं होगी? ठीक, क्लियर है। लेकिन क्या है कि एनसीईआरटी की कुछ बातें हैं तो ध्यान रखना। चिपचिपे पराग वर्तिकाग्र जो है वो तो दी हुई है यहाँ पे, और चिपचिपे परागकण दिए हुए हैं कहाँ पे? कीट परागण में। ठीक है, तो जैसी बात कही गई है वैसी हम फॉलो कर रहे हैं। बात क्लियर है सबको? जबकि कीट परागण में भी चिपचिपे परागकण होते हैं, लेकिन नहीं, आपको केवल जो एनसीईआरटी कह रही है वो ही बात ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लियर है? तो देखो बहुत कम पादपों में, और बताओ कितने, जितने भी पादप है आवर्त बीजों में केवल 30 ही वंश ऐसे जिनमें जल के द्वारा परागकण होता है। आ गई बात समझ में? और 3 वंशों में भी अधिकांश जो है वो मोनोकॉट से संबंधित है। सपोज 30 वंश, 30 में से 18-20 जो हो गए वो तो कितने मोनोकॉट से, और 10-11 जो है वो किससे? मुझे पता नहीं कितने। ठीक है, क्लियर है? एक अंदाज में बोल रहा हूँ समझाने के लिए। तो लगभग 30 वंशों तक सीमित, और उनमें भी अधिकांश कौन से? मोनोकॉट। अब स्वच्छ जल और समुद्री जल या खारा जल। तो स्वच्छ जलीय जो होता है परागणीय उदाहरण ध्यान रखने पड़ेंगे। बेलिसनेरिया, बेलिसनेरिया टैप ग्रास बोलते हैं, और हाइड्रीला, क्योंकि उदाहरण दिए हुए हैं हमारे। ठीक है, और समुद्री जो होता है वो किसमें? जोस्टेरा, सी ग्रास, समुद्री घास। बोलो आया ना? लक्षण बताए, परागकण हल्के एक्लेदनीय। एक्लेदनीय मतलब भीगते नहीं है, नॉन वेटेबल। किसकी वजह से? श्लेष्मीय आवरण की वजह से। क्लेदन समझ गए ना, भीगना। वर्तिकाग्र लंबी, चिपचिपी एक्लेदनीय। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे जो वर्तिकाग्र वो चिपचिपा होता है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ, जबकि वहां पे परागकण चिपचिपे दिए हुए, जबकि वहां वर्तिकाग्र भी क्या होती है? चिपचिपी होती है। बात क्लियर है सबको? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बताइए भाई, वर्तिकाग्र किसमें चिपचिपी? जल परागण। और परागकण किसमें चिपचिपे? ध्यान रहेगी बात? यस और देखो अरे ये ना देखो, पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर, यानी बहुत ही कम। लिमिटेड टू अबाउट 30 जनरल, मोस्टली मोनोकोट्स। क्लियर है सबको? वही बेलिसनेरिया, हाइड्रीला, फ्रेश वाटर, और मेरीन ग्रास, सी ग्रास, जोस्टेराम। ठीक है, क्लियर है क्या? अरे आजा भाई, यहाँ पे फोटो है एक। हाँ, बहुत टाइम लेती है 12th की एनसीईआरटी। तो देखो बेलिसनेरिया का चित्र दिया हुआ है भाई, आ गई बात समझ में? किसका जवाब है बताओ? पादप तो जमीन से ही लगा हुआ है, ये थोड़ी कोई ऐसे हवा में लटका हुआ है। यहाँ से देखो परागकण मुक्त हुए, और परागकण मुक्त होके बताइए भाई, ये जो है नर पुष्प, नर पुष्प पृथक हुआ, यहाँ से परागकण मुक्त होंगे, और बताइए वर्तिकाग्र पर जाएंगे नहीं जाएंगे? और वर्तिकाग्र में देखो भाई, ये ध्यान से सुनना। बताओ, ये देखो ये क्या नाम है? पेडिसिल। पेडिसिल को हम क्या बोलते हैं? पुष्प ग्रंथ। बताओ, बहुत लंबा पुष्प ग्रंथ है, नहीं सर्पिलाकार। बोलो आया ना? ठीक है, क्लियर है क्या? यस और नो? चित्र को आंखों में बसा लेना। एनसीईआरटी चित्र जरूर देखने हैं, क्योंकि इमेज सीधी सीधी पूछ लेता है। कोई दिक्कत किसी को? अब बताइए भाई, जल परागण दो प्रकार का होगा। एक तो जल के एपी हाइड्रोफिली, यानी जल के सतह के ऊपर, और हाइपो हाइड्रोफिली यानी अधो जल परागण, यानी कहाँ पे? जल के नीचे।
जल की सतह जल के नीचे नहीं, कहीं आपको जल के नीचे, क्योंकि नहीं सामान थे स्टूडेंट बोलते हैं वो तो क्या आप नोट्स लिख लिए इसलिए पता चल गई कहानी। स्टूडेंट क्या कहते हैं एपी हाइड्रोफिली जल के ऊपर, जल के नीचे, जल के नीचे क्या मिट्टी में धस के है नहीं ना। अरे कहने का मतलब है एक तो जल की सतह के ऊपर हो रहा है और दूसरा जल के अंदर हो रहा है, ठीक। अब मुझे एक बार बताओ भाई, जल की सतह के ऊपर होगा तो उत्प्लावकता ज्यादा होगी नहीं होगी? ज्यादा होगी, यानी घनत्व कम होगा नहीं होगा? तो घनत्व का मतलब भाई वजन कम होगा नहीं होगा, ठीक। तो एक बात ध्यान से सुनना, अब कोई सा भी घनत्व पूछ ले वो तो बताओ उत्प्लावक, जिसकी उत्प्लावकता जितनी ज्यादा होगी उतना ही हल्का होगा, यानी वजन उतना ही कम होगा। तो चाहे कोई सा भी घनत्व बोल दे, बताओ कम होगा नहीं होगा घनत्व? बताओ उत्प्लावकता घनत्व कम है या नहीं? बात क्लियर सबको? क्लियर? जल जल की जो विशिष्ट गुरुत्व है जल का, उससे कम गुरुत्व है या नहीं है उसका? क्योंकि भाई हल्का है ना तभी तो ऊपर है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे एपी हाइड्रोफिली हाइपो हाइड्रोफिली क्या है, एक बार क्वेश्चन पूछ लिया। क्यों पूछ लिया? क्योंकि आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के जाते हो ना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हो तो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? जिसने क्या करा बायोलॉजी और फिजिक्स को कंबाइन कर दिया। अब बच्चा बैठा रहे, ये तो पढ़ाई नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब हाइपो हाइड्रोफिली बताइए क्या होगा? उत्प्लावकता जल के बराबर होगी या जल से कम होगी या जल से ज्यादा होगी? जल के बराबर। जल के बराबर होगी, जल से कम होगी तो नीचे घुस जाएगा जमीन। यही तो इम्पोर्टेंट। आ गई बात? जल के बराबर होगी। गुरुत्व कितना होगा बताइए? जल के बराबर। जल के बराबर घनत्व। उत्प्लावकता घनत्व कितना होगा? जल के बराबर। बात के लिए ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए तो देखो, एपी हाइड्रोफिली और हाइपो हाइड्रोफिली। अधि जल जल की सतह पर उत्प्लावकता जल से अधिक, उत्प्लावकता घनत्व विशिष्ट गुरुत्व जल से कम। ये जल की सतह के नीचे अर्थात जल में, तो जल की सतह के नीचे बोला, ये नहीं बोला जल के नीचे, ठीक है। उत्प्लावकता क्योंकि आप कहोगे नहीं जल से ज्यादा है जल से कम तो होता, नीचे घुस जाएगा नहीं घुस जाएगा, ठीक। अब ध्यान से सुनना, ये सब एनसीईआरटी में जो चित्र दिए हुए लिखी हुई है उस आधार पर। मादा पुष्प में अत्यंत लंबा पुष्प ग्रंथ होता नहीं होता? देखा ना? देखा तो था। परागकण बताइए, नर पुष्प परागकण नर पुष्प जल की सतह पर मुक्त होते हैं तथा जल, अब जल इनमें कोई कसाव पक्षमाप नहीं होते भाई परागकणों में कि कसाव पक्षमाप के द्वारा तैरते जा रहे, क्योंकि कसाव पक्षमाप होते तो फिर तो सक्रिय होता है ना गमन। अब जैसे जल की लहर उठ रही है, जल की लहर के साथ कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर आ रहे हैं, दिशात्मक है नहीं है? तो जल की लहर के साथ जा रहे हैं तो बताओ कोई ऊर्जा खर्च हो रही है क्या? निष्क्रिय होगा नहीं होगा? बोलो हाँ या ना? बात क्लियर है सबको? तो निष्क्रिय प्रवाह, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नहीं। कागज पर पहुंचते हैं और उदाहरण 42 नहीं, ठीक है बेटा। जबकि बताइए भाई, मादा पुष्प जल में निमग्न, वही जल के अंदर ही रहेंगे। परागकण लंबे फीतेनुमा, मैंने आपको बताया था सबसे लंबा परागकण जोस्टेरा में होता है। तो एग्जामिनर उपस्थित देख लो, फीतेनुमा आगे नहीं आगे? मैंने कहा था एनसीईआरटी में लिखी हुई है बात, बोलो आया? आ गई बात समझ? यस सर। परागकण लंबे फीतेनुमा था जल के साथ, वही निष्क्रिय प्रवाह, कोई कसाव पक्षमाप नहीं। ये फीतेनुमा क्यों लिखा हो उसका कारण पता आपको? एग्जाइन नहीं होती सबसे लंबे। तो फीतेनुमा ये नहीं है तुम फीता लेके नाप लो, अरे वो माइक्रोस्कोप में देखने पे दिखेंगे, ये भी बात मैंने कही थी आपसे, ध्यान रहेगी बात। चलो, जोस्टेरा तो एपी हाइड्रोफिली बैलिस्नेरिया और हाइपो हाइड्रोफिली जोस्टेरा। कोई दिक्कत किसी को? अब क्या सभी जलीय पादपों में परागण जल के द्वारा होता है? अरे नहीं, केवल 30 वंशों में होता है यार। आपने कहा सुन लिया सभी जलीय पादपों में परागण जो है जल के द्वारा होगा? ये कहीं सुनी है क्या? मैंने कहीं बोली? चैटिंग कहीं लिखी दिखाई? तो फिर आप कैसे है जो कंफ्यूज हो जाते हो? नहीं हो, केवल 30 वंशों तक सीमित है। तो अधिकांश जो जलीय पादप है ना उनमें वायु के द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है परागण। क्यों? क्योंकि पुष्प जल की सतह के ऊपर रहता है। बताओ कमल यार वगैरह इनमें सब में देख लो आप, सब होता है नहीं होता? तो जल की सतह के ऊपर रहते हैं, ठीक। तो अधिकांश जलीय पादप, देखो क्या लिखा हुआ है, अब काहे इतना परेशान? केवल 30 वंशों तक है, और नहीं क्या 30 ही वंश है क्या जल में? अरे जाने कितने हैं भाई, आ गई बात समझ में? तो अधिकांश जलीय पादपों में पुष्प जल की सतह के ऊपर परागण कीटों या वायु द्वारा। क्लियर है सबको? यस और नो? कोई दिक्कत किसी को? नहीं।
तो कीट वायु द्वारा, जैसे वाटर, समुद्री शौक, वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, इनमें किसके द्वारा होता है? कीट परागण होता है। आ गई बात सर? ये भी दिया हुआ है, ठीक है ना? कोई कलेश तो नहीं है? नहीं। अजैविक परागित पादप में बताइए, रंग, मकरंद और सुगंध के लिए ऊर्जा खर्च नहीं होती। यहाँ पे किसके लिए ऊर्जा खर्च होती है? परागकणों के अधिक परागकणों के निर्माण। जिससे कि परागकण हो सके, निषेचन की संभावना बढ़ सके। बात क्लियर? अजैविक परागित पादपों में परागण की संभावना बढ़ाने के लिए परागकण बहुत अधिक संख्या में मुक्त करने पड़ते हैं। बिल्कुल एक देसी बच्चे की तरह लिख रहा हूँ, जो बिल्कुल छठी सातवीं बच्चा लिख रहा है, करने पड़ते हैं, जिससे आपको समझ में आए। अर्थात अधिकांश ऊर्जा का उपयोग परागकण निर्माण में, जबकि जैविक परागित पादप अधिकांश ऊर्जा परागणकर्ता को आकर्षित करने में खर्च होती है, जैसे रंग, सुगंध, मकरंद। तो अजैविक परागित पुष्पों में बीजांडों की तुलना परागकण बहुत अधिक संख्या। क्या लाइन समझ में आई? अरे सीधी सी बात है, एक अंडाशय के अंदर एक बीजांड। बात क्लियर? दस्तखत नहीं करे तुमने? है? लो भाई करो, फिर बाद में ले जाना। दे दिया करो आगे, तुम धक्के बैठ गए बड़े बेकार। मतलब वो जैसे कुछ अधिकारी होते हैं जो देख के बैठ गए फाइल को, आगे सरकाते ही नहीं है। ये पता बोलना जरूरी है क्या? सरकार दो, तुम्हारे वहां से आई है तो तुम इधर सरकार दो। बताओ, बेचारों के एब्सेंट लगाओ, घर वालों से गालियां पड़ेगी फिर इनको कि नालायक को, कोचिंग नहीं जाते हो, क्या कर रहे हो तुम? हैं? कुटवाओगे इनको? तो चलो, बात क्लियर बेटा सबको? अजैविक परागित पुष्पों में बताओ, एक अंडाशय में एक बीजाणु, लेकिन परागकण बहुत अधिक होते नहीं, जिससे ही ज्यादा चांस बन जाए। कम से कम एक परागकण भी आ गया तो हो जाएगा काम, बीज बन जाएगा और जाति बनी रहेगी। बात क्लियर है सबको? लिखो। गर्मी तो हो चुकी भाई बहुत, पर अब इस टाइम पे क्या थोड़ा ऐसे ही चला लो, डर लगता है। यार जूता नया ले रहा होगा, क्यों खरीदा?
अगली क्लास में निषेचन, परागकण अंकुरण निषेचन तक करवा लेंगे। निषेचन के प्रश्न एक दिन को 2-3 क्लास। हो गया, बोलते रहो यार। वैसे सही हो गया।
हो गया सबका। जैविक परागण विभिन्न जो जंतु द्वारा होता है उसको हम जैविक परागण बोलते हैं। तो उसमें जैसे कीट, चमगादड़, शलभ, चींटियां भी कीटों में आते हैं, आर्थ्रोपोडा का सदस्य, पक्षी वगैरह। ठीक, पक्षी जैसे सनबर्ड, हमिंग बर्ड, जो छोटे छोटे चिड़िया होती है ना, स्मॉलेस्ट चिड़िया सनबर्ड होती है, हमिंग बर्ड। ठीक, ये जैसे सनबर्ड, हमिंग बर्ड बहुत छोटी होती है ना, इनकी चोंच थोड़ी लंबी होती है। एलोवेरा के जो फूल आते हैं ना, वो भी लंबे लंबे से आते हैं। तो वो चिड़िया पता रहता कहाँ है, तो वहीं पे आके और वो मकरंद चूस के चल जाती है। तो उनके द्वारा परागण भी होता है। बहुत छोटी छोटी चिड़िया होती है ये। ठीक, और ये तो जब पहला लॉकडाउन लगा था ना, तो उसके एक महीने बाद में ऐसी ऐसी वैरायटी देखने को मिल रही थी पक्षियों की, जो जीवन में ही नहीं देखी थी। बहुत सारे पक्षी आ गए थे। तो सामने हमारे पार्क था, तो उसमें मतलब अलग अलग टाइप की, क्योंकि वो मौसम साफ हो गया था ना, इस वजह से। तो ध्यान से सुनिएगा भाई। कीट, चमगादड़, शलभ, शलभ समझ गए ना? शलभ, चींटियां, पक्षी, सनबर्ड, हमिंगबर्ड आदि सामान्य कॉमन परागण करता है। कुछ बड़े जंतु परागण करता है, प्राइमेट, लेमर, वही लंगूर जैसा होता है, ये मैं बता दूंगा। वृक्षवासी रोडेंट, वृक्षवासी रोडेंट जैसे ये नहीं होते, क्या नाम है, मेरा रंग बदलता है, गिरगिट वगैरह, कुछ छिपकली वगैरह। अब पहले एक दो बार क्वेश्चन पूछे थे, ऐसे नहीं दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना। लेमर जो है वो रेबेलिना पादप में, और छिपकली अलसी में। प्लीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन दिए हुए थे। ठीक है, क्लियर है क्या? आए हुए क्वेश्चन। तो लेमर का पूछ लेता भाई किसमें, रेबेलिना पादप, और जबकि छिपकली किसमें, अलसी में। जबकि और भी पादप हम करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है सबको? या तो नो, स्लव जो होते हैं वो होते हैं मॉथ। तो मॉथ पता है क्या होते हैं? देखो, ये होते हैं, ये इस प्रकार तितलियां सी जो होती है ना, अलग अलग डिजाइन की, इनको बोलते हैं मॉथ। क्लियर है सबको? ये जो छोटे छोटे आती है ना तीतरी, अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो। ठीक है, क्लियर है? देखो ये सब मॉथ। ठीक, क्लियर है? हाथ लगाओ देगा ना, बुरादा सा और छोड़ देती है हाथ। यस सर। यह है लेमर, बंदर की एक प्रजाति है। ठीक है, क्लियर है? आई बात समझ में? एक पेड़ से दूसरे, और भी बहुत सारे जानवर है, बंदर वगैरह, काले मोगे बंदर वगैरह, लाल मोगे बंदर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में चल रहे हैं, परागण होगा नहीं हो। लेकिन अब हम तो क्या है, एक लिमिटेड बात करते हैं, जो हमारी एनसीईआरटी या फिर कहीं कोई क्वेश्चन पूछ गया, उस आधार पर हम बातें करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, लिख लो ये, और क्या है। AITS है, इसलिए मैं लिखने को नहीं दे रहा हूँ आपको। ठीक, इस बार रिजल्ट चेक करूंगा मैं, पूरी लिस्ट निकाल। अच्छा, चेक कर लूंगा, नंबर कम आए तो मैं क्या कर लूंगा? कुछ नहीं करूंगा भाई, मैं कह रहा हूँ चेक करूंगा। फिर क्या कर लोगे, नंबर कम आए तो आपके मन में एक सवाल है, मैं कुछ नहीं करूंगा। नंबर अच्छे आएंगे तो खुश हो लूंगा, नंबर कम आएंगे तो दुखी हो लूंगा, बस ये है। ठीक, इससे ज्यादा और मैं कुछ भी नहीं करूंगा। ठीक है, लिख लीजिए। अच्छा, मैं पढ़ाने की स्पीड स्लो है या नहीं? कारण है उसका स्लो, क्योंकि आराम तुम्हारे साथ लाना चाहता हूँ। आराम 18 तुम्हारे साथ लाना चाहता हूँ, तो उसकी अब क्या है,
शाम फ्री हो गया ना, अब एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। तो आज मैं पुष्पी पादप शुरू करवा दूंगा उसमें शाम को। 2-3 दिन एक्स्ट्रा क्लास ली तुम्हारे बराबर आए, फिर बाद में शाम को फिर एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। ठीक, ये है कहानी। जैसे भाई तुम्हारी स्पीड थोड़ी स्लो कर रखी है और उनकी स्पीड थोड़ी बढ़ा रखी। हो गया? चलो जी, पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, आप लोग आराम से घूमो फिरो।